हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली कैप्सूल क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के ऐसे 4 नियम जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछता है और हर बार पूछता है। बस इन चारों नियम को अच्छे से आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये चारों नियम आपके इस बार 2026 के बोर्ड पेपर में पक्का छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाइएगा चैनल से, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 की ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है। और ये बच्चे वे हैं जो कि 2025 में टॉपर निकले हैं यहाँ से पढ़कर, अपने डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स हैं, अपने पूरे बोर्ड में रैंक लाए हैं बच्चे, टॉप 10 रैंक में। और इन बच्चों को जिले पे बुलाकर इस तरीके से सम्मानित भी किया गया है। अगर आप भी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं तो भाई जुड़कर एकदम मेहनत की शुरुआत कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन क्वेश्चन पे शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक बार सच्चे मन से माँ सरस्वती का नमन करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखें। ठीक है, चलिए चारों नियम को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम राउल्ट का नियम है। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राउल्ट का नियम जानते हो ना सभी लोग? बहुत ही जबरदस्त नियम है, हर बार पूछा जाता है। और राउल्ट का नियम दो प्रकार से होता है। एक तो राउल्ट का नियम ऐसे विलयन के लिए होता है, दूसरा ऐसे ऐसे विलयन के लिए होता है। नहीं इस तरीके से नहीं, इस स्टाइल में। एक ऐसे विलयन के लिए होता है, एक वैसे विलयन के लिए होता है ना। एक ऐसे विलयन जो कि क्या हो, यहां देखो भाप ऊपर नहीं निकल रहा है, यानी ऐसा विलयन जो कि अवाष्पशील हो, है ना, जिसमें भाप ऊपर नहीं निकलता है, ऐसे विलयन के लिए होता है। और यहाँ पे देखो ऐसा विलयन है जहां से भाप ऊपर निकल रहा है, तो ऐसा विलयन जिस जो कि वाष्पशील हो, है ना, ऐसे विलयन के लिए होता है। तो राउल्ट के दो नियम होते हैं, एक तो अवाष्पशील विलयन के लिए, दूसरा वाष्पशील विलयन के लिए, है ना। चलो जी सरकार, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउल्ट का जो विलयन है, नियम है, दो का होता है, एक अवाष्पशील, दूसरा वाष्पशील के लिए। वाष्पशील का मतलब जो भाप बन के उड़ जाए। अच्छा कोनो विलयन का नाम बताओ जो वाष्पशील हो, है ना। जैसे पानी में मिला दो पेट्रोल, पानी मतलब जल में मिला दो क्या, पेट्रोल, तो क्या होगा, गर्म करने में पानी भी फुर्र, पेट्रोल भी ठुर्र, दोनों उड़ जाएगा, है ना। और अवाष्पशील में अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो क्या, अवाष्पशील में क्या देखोगे, तो अवाष्पशील में आप देख सकते हो क्या, पानी में मिला दो क्या, नमक, नमक, पानी में नमक मिला दो, जब गर्म करोगे पानी भी उड़ जाएगा लेकिन नमक भी पड़ा रह जाएगा, है ना। तो अवाष्पशील विलयन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया। तो देखो अब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलयन के लिए। अच्छा कितने बच्चे जानते हैं अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कनेक्ट हो जाएंगे इससे एकदम जबरदस्त तरीके से। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलयन के लिए क्या होता है, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ सरकार, क्या होता है राउल्ट का नियम? देखो जब किसी विलयन में, जब किसी विलायक में, विलायक में, जब किसी विलायक में क्या मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, जाता है, तो क्या होता है भैया बोलो। देखो अगर पढ़े हो तो रिवाइज हो जाएगा आपका। अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता तो क्या होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना, विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है ना। तो विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन हो रहा है, अपेक्षित अवनमन, अवनमन विलेय के, विलेय के, विलेय के, विलेय के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बराबर होता है, होता है। ठीक है, यानी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट जो होता है,
ये x विलेय के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का पहला नियम हो गया, है ना, किसके लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चे सभी को? ओहो, हाँ बताओ, समझ में आया, नहीं समझ में आया? बताओ, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आपका राउल्ट का अवाष्पशील विलेय के लिए नियम हो गया। अच्छा, वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? देखो भैया, वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? देखो, ऐसा विलेय पदार्थ जो कि मिलाने पर ये दोनों के दोनों क्या हो, वाष्पशील हो। जैसे ए और बी मिलाया, दोनों के दोनों क्या है, उड़ने वाले हैं, दोनों के दोनों वाष्पित होने वाले हैं। तो यहां पे राउल्ट का नियम यह बोलता है कि वाष्प दाब किसी किसी वाष्पशील विलयन का जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब किसके बराबर होता है? किसी वाष्पशील विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित, विलयन क्या होता है, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित क्या होता है, विलयन में उपस्थित जो घटक होते हैं, घटक के, विलयन में उपस्थित जो घटक हैं, इन घटकों के क्या होते हैं बताओ, के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक वाष्प दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब जैसे आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसे देखिए, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का पी ए का वाष्प दाब प्लस पी बी का वाष्प दाब, इसके योग के बराबर हो जाता है। और यहां पे प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है क्या, कि जो यहां पे पीए है, ये पीए जो है ये किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है। और पी बी जो है ये किसके बराबर है, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है ना, ये हो जाता है। तो यहां पे अगर देखोगे आप, कुल वाष्प दाब जो पी है, कुल वाष्प दाब जो पी है, ये पी नॉट ए एक्स ए के बराबर हो जाएगा प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा। चलो जी सरकार, यही राउल्ट का नियम है ना, बस इतना ही लिखना है आपका, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा जी सरकार, मैं एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, इसका जवाब बता देना कि राउल्ट का नियम संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है भैया, क्वथनांक में से, हिमांक से, पराशर दाब से और वाष्प दाब से, है ना। यह आपके लिए प्रश्न है, दिमाग लगा के बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, खुद बताना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम किसका, हेनरी का नियम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं हम लोग, हेनरी का नियम। किसका, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, गैस की द्रव में विलेयता संबंधित हेनरी का नियम। यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी जैसे इस बॉटल में पानी है, इसमें हम कोई गैस मिला दें, उससे संबंधित नियम है। तो हेनरी का नियम क्या बोलता है, अच्छा ये बताओ जरा, हेनरी का नियम क्या बोलता है पता है? देखो, किसी गैस में किसी द्रव की विलेयता जो होती है उसके दाब के समानुपाती होती है, बस यही हेनरी का नियम बोलता है। और यही आपके एग्जाम में बार बार पूछता, तो हेनरी का नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो क्या लिखोगे, किसी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो है द्रव में क्या होती है, विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। मतलब कोनो गैस को द्रव में घोलना है तो जितना दाब लगाएंगे उतना ज्यादा घुलेगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है,
ये आपका हेनरी का नियम है। ठीक है, यानी विलेता यम जो हो गया ये प्रोपोर्शनल है उसके दाब पी के, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यम इज इक्वल टू के एच, हेनरी नियतांक इंटू पी हो जाएगा। यहां पर अगर आप समझोगे तो ये के जो है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो के है आपका, ये आपका के जो है, के एच जो है, के एच जो है ये हेनरी हेनरी नियतांक है। ठीक है, ये हेनरी नियतांक है। ठीक है, बात समझ में आया? तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, और यहाँ पे KH एक हेनरी नियतांक होता है जो कि यहाँ पे काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हेनरी का नियम है। और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। पता है कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? पानी होता है, कलर होता है, फ्लेवर होता है, और उसमें थोड़ा मोड़ा चीनी डाला जाता है, थोड़ा मोड़ा क्या दबा के चीनी डाला जाता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक पिया नहीं जाता है, बहुत नुकसान करता है। और चीनी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही दाब डाल के उसमें घोल दिया जाता है, इसीलिए जब कोल्ड ड्रिंक को खोलते सुख से आवाज करता है। जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो सुख से आवाज करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है ना। तो जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हो आप तो सुख से आवाज करता है, तो ये कोल्ड ड्रिंक होता है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता जो होती है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल की उच्च दाब पर सील कर किया जाता है। हेनरी का नियम यह होता है। ठीक है, दूसरी बात है ना, और ये पूछा भी था इस बार बोर्ड परीक्षा में कि गोताखोर कहीं समुद्र के नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हीलियम गैस मिला के क्यों ले जाते हैं? क्योंकि भैया ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हीलियम गैस नहीं मिला के ले जाएंगे ना, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, है ना। गहराई दाब P बराबर mgh होता है ना, तो दाब यहाँ पे बढ़ेगा। जब दाब इसमें बढ़ेगा तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर ज्यादा घुल जाएगा। ज्यादा कोनो चीज का सही थोड़ी ना होता है, अति सही नहीं होता है। अब ज्यादा घुलने पर इसकी हाथें टेढ़ी हो जाएंगी और इनको दिक्कत होने लगेगा। इसलिए ये गोताखोर लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में है क्या, ऑक्सीजन के साथ में क्या लेके जाते हैं? हीलियम गैस भी लेकर जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, है ना। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दिखा दें आपको कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हेनरी का नियम क्या है तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो जी भैया। अच्छा, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, क्लास देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो। और अगर 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, अगर 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप सभी लोगों की जबरदस्त तैयारी इस बैच में चल रही है, वरदान बैच में। आप सभी लोग अभी बिना देर किए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको न केवल पूरा सिलेबस मिलेगा 160 में पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है। बस आप इतना कर लोगे ना, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो टॉपर बन जाओगे। वैसे तो ऑनलाइन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लोग भी बैच लेकर आ चुके हैं, लेकिन इतने बच्चों का भरोसा है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे ना तो हमारे द्वारा जो क्लासेस इसमें चलाई जा रही ना, पूरी जबरदस्त क्लास है। एक एक क्वेश्चन चलाया जाएगा जो कि आपके पेपर में फंसेगा, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर 60 दिन में जबरदस्त तैयारी करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइनिंग करके अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला नियम पे चलते हैं हम लोग। और हाँ, ये एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, लिंक आप सर्च कर लेना, कापी कैसे लिखें बाई अल्फा इंस्टीट्यूट। ये जरूर देखना है आप लोगों को, अगर बोर्ड परीक्षा में कापी बढ़िया से लिखना है तो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नया नियम पे चलते हैं। जी हाँ, अगला नियम ये है आपके सामने, फैराडे का नियम। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, जबरदस्त नियम है, हर बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम पता है किसके लिए होता है? ये फैराडे का नियम विद्युत अपघटन संबंधित होता है। और ये दो नियम है। कितने नियम है? फैराडे का दो नियम है। यानी विद्युत अपघटन का मतलब समझे, जब एनोड कैथोड डाल के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये अपनी टूट जाते हैं, यही फैराडे का नियम होता है, विद्युत अपघटन संबंधित नियम। जिसमें प्रथम नियम ये बोलता है कि जब किसी, प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? प्रथम नियम के अनुसार यह होता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी ये नियम देखो केवल फैराडे के लिए नहीं है, ये नियम आपके लिए भी है। पता है क्या? जितना आप मेहनत करोगे उतना
नंबर आपके मार्कशीट पर छपने वाला है। यही फैराडे का नियम है, यही आपके मेहनत का भी नियम है ना। वही बात कर रहा है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जितना धारा यहां से प्रोवाइड करेंगे उतना यहां पर इलेक्ट्रोड आके बैठेगा, है ना। तो वही बात ये, जितना आप मेहनत करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना नंबर आपके मार्कशीट पर छपेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब आवेश के यानी पदार्थ की मात्रा आवेश Q के समानुपाती है। W इज इक्वल टू, यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT होता है तो IT भी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू यहाँ पे Z नियतांक IT लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो ये यहाँ पे Z क्या है, विद्युत एक नियतांक है, ठीक है, नियतांक है ना। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है, यानी किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा है द्वितीय नियम, क्या बोलता है, द्वितीय नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार समान धारा अगर समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो होती है उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, यानी W इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू E होता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2, ये लिख सकते हो, ठीक है। W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 लिख सकते हैं, ठीक है। E1 अपान E2 लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2, ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे आके देखना, Z1 IT अपान Z2 IT इज इक्वल टू E1 बटे E2, ऐसा लिखा जा सकता है ना प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये Z1 Z2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, E1 अपान E2 इज इक्वल टू Z1 अपान Z2, ये बचेगा। यही आपके सामने विद्युत रासायनिक तुल्यांक का नियम यानी फैराडे का दूसरा नियम कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये फैराडे का दूसरा नियम है ना। समझ में आया आप सभी लोगों को। अच्छा, विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने दिया था, ये प्रश्न पूछा जाता है और ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है, क्योंकि चौथा नियम भी आपको मैं होमवर्क दूंगा, वह है कोलराउस का नियम, है ना। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, ये आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। इसको आपके लिए होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में सभी लोग कोलराउस का नियम कमेंट करेंगे, ठीक है। ये 4 नियम केमिस्ट्री के ऐसे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह फिर से 5 बजे, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।